Yes, good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. Yes दोस्तों, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. बताओ भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया है क्या? बताइए जी, क्या हालचाल? सब बढ़िया है क्या? वंडरफुल मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग. शिवी, हाउ आर यू? मैं बस यहाँ बैठे बैठे आपकी कमेंट रीड कर रहा था. मैं तो कब का आ गया था. आई वॉज जस्ट रीडिंग योर कमेंट. आज कौन लेता है लेक्चर? करेक्ट निशा, यू आर राइट, बट यू नो गॉट टू टेक इट, नो चॉइस. मेरी वाइफ ने भी वही कहा, बच्चों को आराम दे दो, लेकिन मैंने कहा नहीं. ठीक है ना बेटा? जिसको ऐसा लग रहा है कि अब्बर सर की क्लास में जाना चाहिए वहाँ चला जाए, जिसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुकना चाहिए यहाँ रुक जाए. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सोनाली. सोनाली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए जी. चलिए जी. सर मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करना है. अपने क्लास तो करो ना बेटा, सुचल बेटा. तो आप एक काम करो, बैकलॉग कर लो, इसके बाद ये देख लो बेटा. मैं लेक्चर अपडेट करवा दूंगा, ठीक है ना? जल्दी से अपडेट करवा दूंगा उसको. कोशिश करता हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ. आज संडे है, कोशिश ज़रूर करूँगा कि इसको अपडेट करवा दूंगा. चलिए, अब हम फालतू वाली बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है. दोस्तों मुझे बताओ, आप मेरे मैसेज देख रहे हैं? हाँ मुस्कान, सबके मैसेज देख रहे हैं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. दादा मैंने भी बोला गुड मॉर्निंग. सबको गुड मॉर्निंग. शुभम पांचट, तुझे भी गुड मॉर्निंग बेटा. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. अब स्टार्ट करें बेटा. अब गुड मॉर्निंग करते करते 15 मिनट निकल जाती है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं. जय श्री कृष्ण. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. रिजल्ट्स कब आ रहा है? आज ही शाम को 4 बजे रिजल्ट्स आने वाला है. आज शाम को 4 बजे, ठीक है? दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. अभी इस पर 10 मिनट निकाल देंगे. हाँ देख सकते हो स्वीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. ओके, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था. अभी अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में है. आई जस्ट कांट इग्नोर. करेक्ट है, जो स्टडी मटेरियल में है उन चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ. अब मुझे लग रहा है कैब बज को लेके वी रिक्वायर्ड 2 more लेक्चर्स, दैट्स इट, और कैब बज विल बी फिनिश. आपका कैब बज खत्म हो जाएगा. 2 लेक्चर में कैब बज खत्म हो जाएगा. ट्यूसडे को कैब बज खत्म करूँगा एंड वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट योर. मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका आई वुड से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. क्या स्टार्ट करूंगा? आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और उसको एक वीक में कंप्लीट करूंगा. इट्स 7 days टॉपिक, एक दिन में कंप्लीट करूंगा. फिर जो हमारा मेन पार्ट रह जाता है दैट विल बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. दैट्स इट, एंड योर सिलेबस विल बी डन. योर सिलेबस विल बी डन. तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो दोस्तों आई थिंक अच्छा, अभी तो मुझे सी में लेना है बेसिकली. मैं एफ पे आ गया. ओहो हो, आई नीड टू स्टार्ट विथ सी में. करेक्ट है, मैं तो एफ पे आ गया, मेरे दिमाग से निकल गया था. मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स डाल दिया था ना. तो चलो एफ पढ़ ले, क्या चलेगा? क्या एफ पढ़ ले चलेगा क्या? मुझे बताओ. एफ पढ़ ले पहले 1 hour, उसके बाद 1 hour सी में पढ़ते हैं. मुझे बताइए. अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने आपकी कमेंट्स ऑफ करके रखी है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. मैं यही सोचूं बच्चे कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं. हाँ ये लो, अब मैंने कमेंट्स ऑन कर दी. कमेंट्स ऑन कर दी. नहीं सर सी में, चलो ठीक है सी में कर लेता हूँ. हाँ ठीक है, चलो सी में कर लेता हूँ. मैं भूल गया था, मैं दिमाग से निकल गया और मैं गलती से इस पर आ गया. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सी में करता हूँ, ठीक है? सी में करता हूँ, ठीक है? मैं सी में करवाता हूँ. जस्ट डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी. सी में करवाता हूँ, ठीक है? दोस्तों अब सी में जो पढ़ना है दैट इज़ योर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ एक बार. यू जस्ट थिंक द अदर वे अराउंड. यू जस्ट थिंक द अदर वे अराउंड. आप अपने आप को सिर्फ अलग तरीके से सोचो. मैं क्या कह रहा हूँ? शुभम अग्रवाल
मैं रिकॉर्डेड देख रही बेटा, अभी कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा थोड़ी दिक्कत हो जाएगी रितिका, क्योंकि दोनों कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेसिकली एक ही टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, करेक्ट है। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्त। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन यू शुड स्टिक विथ रिकॉर्डेड ओनली, यू शुड स्टिक विथ रिकॉर्डेड ओनली। तो आपको रिकॉर्डेड पे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सुनो मेरी बात, मुझे बताओ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज की डेट में valuation of shares is one of the important concept कह दो, टॉपिक कह दो, एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आज आप देखोगे तो पिछले लास्ट 1 डेकेड में जितने मर्जर्स एक्विजिशंस हुए हैं, जितने आई वुड रादर से कि जितना हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, इवन दो इंडिया का स्टॉक मार्केट देखोगे तो लास्ट डेकेड में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाला है। तो उन बातों को भी अगर समझे देखें तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी रिसेंटली राकेश झुनझुनवाला ने जी न्यूज़ में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसके पहले शेयर्स की वैल्यूएशन की होगी ना। तो विदाउट वैल्यूएशन वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? पहले तो देखेगा ना कि उसकी शेयर्स की वैल्यूएशन क्या आ रही है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो, एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू, एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू, करेक्ट है। आजकल आप नए नए स्टार्टअप के बारे में बहुत सुनते हो, एक होता है प्राइस और एक क्या हो जाती है आपकी वैल्यू, एक होती है वैल्यू। दोस्तों, आजकल आप नए नए स्टार्टअप के बारे में सुनते हो, मुझे बताओ ये जो नए नए स्टार्टअप के बारे में जो आप सुनते हो उसमें जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। करेक्ट, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, वेरी गुड, करेक्ट है, यू आर राइट अनुज। तो आप जो आजकल नए नए स्टार्टअप के बारे में सुनते हो, तो ये स्टार्टअप जैसे ओयो की बात कर लो, ये भी एक सालों पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, करेक्ट है। तो क्या आज उसकी वैल्यूएशन अभी ओयो पता है क्या आपको? ओयो पता है क्या? अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का आईपीओ लेके आ रहा है, $1 बिलियन का, मोर देन $1 बिलियन का आईपीओ लेके आने वाला है। तो हाँ, $1 बिलियन का आईपीओ लेके आ रहा है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो, जब ये सब आईपीओ लेके आते हैं तो एक उसकी एक प्राइस बैंड होती है ना, कि वो कौन सी प्राइस पे आईपीओ लेके आएंगे। तो क्या उसकी वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है? अरे वैल्यूएशन आज की डेट में, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बीइंग अ सीएस यू कैन बी ऑल्सो वैल्यूअर, आप भी एक वैल्यूअर बन सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास अगर एफएम का थरो नॉलेज है तो यू कैन बी अ वैल्यूअर। अभी आईपीओ लेके आ रहा है प्राइवेट, बेटा कंपनी कोई भी क्यों ना रहे, आज मैं भी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, करेक्ट है, मैंने भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और मुझे कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल गया। क्या मिल गया? मुझे कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग क्या है, जिसके पास आइडिया है लेकिन फंड नहीं है, और एक टाइप के लोग होते हैं जिनके पास फंड है लेकिन आइडिया नहीं है। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जिसके पास आइडिया है, फंड प्रोवाइडर्स को क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो क्या लेगा, उसके शेयर्स ले लेगा। क्या ले लेगा? शेयर्स। और शेयर्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। क्या होता है ओनरशिप? मान के चलो कि एक स्टार्टअप आज बिगिन हुआ, करेक्ट है, आज बिगिन हुआ, और उसको ऐसे मान लो कि उसको आज $10 मिलियन का मतलब इन्वेस्टर को अच्छा लग गया उसका आइडिया अच्छा लग गया, तो उसको आज $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया। आज $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो $1 मिलियन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 CR पकड़ लो आप, 7 CR पकड़ लो। तो मुझे बताओ $10 मिलियन तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या 70 CR का उसको क्या फंडिंग मिला, क्या इन्वेस्टमेंट मिला क्या? तो 70 CR का फंडिंग मिला, 70 CR का इन्वेस्टमेंट मिला। तो आपको क्या लगता है, इन्वेस्टर क्या सीधा पैसा इन्वेस्ट कर देता होगा? अरे नहीं भाई, पहले वो देखेगा सारे पैरामीटर्स को देख के कि उसके आइडिया की क्या वैल्यूएशन आ रही है। तो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेयर प्राइस डिसाइड की जाएगी। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। क्या करनी है? शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। तो उसकी शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होगी, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो इन्वेस्टर है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदेगा और उसको पैसा देगा। तो क्या ये इन्वेस्टर उसका शेयर होल्डर बन जाएगा? हाँ, इन्वेस्टर उसका शेयर होल्डर बन जाएगा। और जैसे जैसे ये स्टार्टअप आगे बढ़ता है,
वैसे वैसे अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? स्टार्टअप की अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस ये इन्वेस्टर ने जो शेयर प्राइस पे शेयर्स खरीदे होंगे, क्या वो शेयर प्राइस की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? और इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया है, तो वो अपना शेयर्स क्या कर देता है, किसी और इन्वेस्टर को बेच देता है और वो एग्जिट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। अब ठीक है, मैं ये सब प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर्स वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। शेयर्स वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑल्दो आप ये टॉपिक में जो पढ़ोगे और उसमें उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रैक्टिकलिटी है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं भी है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं भी है। तो मेरे जब मैं एडवांस इन्वेस्टमेंट सेशन लूंगा ना, तो एडवांस इन्वेस्टमेंट सेशन में आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन होती है, किस तरह से एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है। सेकंड बात, मेरी बात सुनना कि भाई आप जैसे आप भी सीएस बन के मान के चलो कि आपको कोई फाइनेंस की दुनिया में नहीं जाना है, करेक्ट है, आपको फाइनेंस की दुनिया में नहीं जाना है, लेकिन क्या एटलीस्ट आप जो कमाओगे उसका इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे? तो उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अच्छी अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपको पहले ये देखना चाहिए ना कि उस कंपनी की आज की मार्केट प्राइस, मान के चलो कि आप एक्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड कंपनी की आज की मार्केट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है। कितनी है? 200 रुपीज़ है। लेकिन क्या ये मार्केट प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं है? ये मार्केट प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं है? तो ये भी तो आपको समझना होगा ना। तो आप क्या करते हो, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स लेके रिसर्च करके उस कंपनी की वैल्यू निकालते हो। क्या निकालते हो? एक वैल्यू, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मैं सिखा चुका हूं आपको। आप उसकी एक वैल्यू निकालते हो, उसको कहते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी रियल वर्थ, उसकी रियल वर्थ। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसकी रियल वर्थ। आप ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये भी तो एक मुद्दा है, ये भी तो एक मुद्दा है। तो अगेन वो आ जाता है मुद्दे पे, क्या आ जाता है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या आ जाता है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ऑफ कोर्स मैंने सिखाया था आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या कहते हैं? आज की शुड बी प्राइस, आज की शुड बी प्राइस की, उसकी आज की शुड बी प्राइस क्या होनी चाहिए? उसकी आज की शुड बी प्राइस क्या होनी चाहिए? उसकी आज की शुड बी प्राइस क्या होनी चाहिए? मान के चलो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वो आ रही है 150 रुपीज़, करेक्ट है। और मार्केट पे उसकी करंट मार्केट प्राइस IV0 आ रहा है उसका 150 रुपीज़, एंड उसकी करंट मार्केट प्राइस मुझे बताओ कितनी है? IV0 comes out to be 150 रुपीज़ एंड करंट मार्केट प्राइस टू बी 200 रुपीज़। तो आपको नहीं लग रहा है उसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड है? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से। तो ओवर प्राइस होगा तो क्या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आप बाय करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हैं तो आप बेच दोगे। अब मैंने रिसेंटली क्या किया, मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर्स थे। किसके शेयर्स थे? रिलायंस के शेयर्स थे, इन्फोसिस के शेयर्स थे, मेरे पास HDFC बैंक के शेयर्स थे। मैंने अभी रिसेंटली सारे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और थंब रूल ये होता है कि जब मार्केट महंगा होता है तो बेचो, और जब मार्केट सस्ता होता है तो खरीदो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आज की डेट में ओवर वैल्यूड चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड चल रहा है तो आज की डेट में बेचना अच्छा रहेगा ना, और बेच के वो पैसे को संभाल के रखा है, और जिस दिन मार्केट टूटेगा उस दिन वापस खरीद लेंगे। तो क्या बाय सेल इस तरह से कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, इस तरह से बाय सेल कर सकते हैं, इस तरह से बाय सेल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों बात घूम फिर के वहीं पे वहीं आ जाती है। दोस्तों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ, क्या एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि हाउ टू वैल्यू शेयर्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंपनी। बिलीव मी और नॉट, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इवन तो आप जब CS बन जाओगे, पैसा कमाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है? आपको जेन्युइनली बिलीव ऐसा नहीं फील नहीं होता है कि FM को अगर बहुत अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वी कैन डू वंडर। क्या मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है, मेरे इन्वेस्टमेंट सेशन के 2 सेशन लेना बाकी है। मैं ये मंडे को ले लूँगा, मंडे को एक सेशन लूँगा, ट्यूसडे को दूसरा सेशन लूँगा। तो मेरे इन्वेस्टमेंट सेशन की जो 2 सेशंस पेंडिंग है ना, वो 2 सेशंस ले लूँगा। बहुत से बैच मैंने कंप्लीट करवाया है, लेकिन 2 सेशंस पेंडिंग है, तो वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। करेक्ट है। तो दोस्तों
ये टॉपिक को भी उसी तरह से पढ़ना कि जैसे हमको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आने वाला है। अब बेसिस है हम डिसाइड करेंगे कि उस कंपनी की शेयर्स परचेज करेक्ट है, वैल्यूएशन करेक्ट है। आदित्य ने सही किया, वैल्यूएशन वो बेसिस है। देखो मैंने क्या कहा था ना, प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस क्या है समझना। एक शेयर प्राइस होता है, एक वैल्यू होता है, करेक्ट है। क्या होता है? वैल्यू होता है। अब मुझे बताओ, मैंने ये यूनिक एकेडमी स्टार्ट की थी 2008 में। कब स्टार्ट किया था हमने? ये 2008 में स्टार्ट किया था। आज चल रहा है 2010 पकड़ लो ऐसे, 2010 से प्रॉपर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स, वी स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स, करेक्ट है। देखो प्राइस प्राइस बेसिकली what you pay is the price, what you pay is the price, and what you receive is the value, what you receive is the value। सर कुछ एग्जांपल लेके समझा सकते हो क्या होगा? आज आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे 2000 रुपीज़ में। कितने में खरीदे? 2000 रुपीज़ में खरीदे। तो मुझे बताओ 1000 शेयर्स परचेज किए, तो यू पेड टुडे 20 लाख रुपीज़। हाउ मच यू पेड टुडे? 20 लाख रुपीज़ यू पेड। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या आपने ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा और एक साल के बाद उसकी प्राइस जो होगी वो 2500 होगी। आफ्टर 1 ईयर प्राइस ऑफ रिलायंस कंपनी बिकेम 2500। तो मुझे बताओ, क्या आज जो आपको मिलने वाला है ये वैल्यू है? ये क्या है? आपकी वैल्यू है। आप समझ रहे मेरी बातों को? प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू रिसीव। वैल्यू व्हाट यू रिसीव बेसिकली आप जो वैल्यू जनरेट करोगे ना, इससे आप जो वैल्यू जनरेट करोगे ना उससे, वो कितने की होगी? अगर आप बेच दोगे उसको तो 25 लैक्स माइनस 20 लैक्स, तो क्या आप 5 लैक्स की एडिशनल वेल्थ या वैल्यू जनरेट करोगे? क्या आप 5 लैक्स की एडिशनल वेल्थ या वैल्यू जनरेट करोगे? क्या ये मैंने समझाया? आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो दोस्तों आई थिंक इतना डिस्कशन करके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट है? हाँ, आई होप यू गेट माई पॉइंट बेटा। अभी ठीक है, अभी ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन मुझे बताओ क्या जल्दी रिस्पॉन्स करोगे भाई वापस? वही चीज़, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोस्तों फटाफट बताओ, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। हाँ जी, यस यू कैन ज्वाइन कृतिका, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। चलिए जी, तो दोस्तों बात वही है कि हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे कि जैसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगा। ठीक है, अब सुनोगे। शेयर्स वैल्यूएशन के लिए एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एक है अर्निंग यील्ड मेथड और दूसरा है डिविडेंड यील्ड मेथड। मैं ऐसा कहूँगा, एक है आपका, इस तरह से लिखते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। इस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड कहते हैं उसको? एसेट बैकिंग मेथड भी कहा जाता है। उसको नेट एसेट मेथड भी कहा जाता है। कौन सी मेथड कहा जाता है? नेट एसेट मेथड भी कहा जाता है, करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुन लो, ये भी टॉपिक 2 दिन में वाइंड अप हो जाएगा। अब मैं पहले क्या करूँगा, सारे छोटे टॉपिक्स उठा लूँगा आपके और स्मॉल टॉपिक्स को ख़त्म कर दूंगा, और अब कुछ खास बचा भी नहीं है। एक्चुअली कल पवन सर को कुछ इमरजेंसी आ गई थी बेटा, उन्होंने लेक्चर अनाउंस तो करवाया था, लेकिन वो कुछ ऑडिट में काफ़ी बिजी हो गए थे, तो इसलिए नहीं ले पाए थे। तो आज शाम को 4 बजे उनका लेक्चर है, तो आपका नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ पे है। तो अगेन इट्स स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो टकाटक दिख रही। नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ पे है, तो बेटा उसको मिस मत करना। ओके सर, मुझे नहीं समझ आता है उनका, मैं क्या करूँ? अनीशा, ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा यार, पवन सर इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी यार। पुष्की सर, मैंने निशा पहले ही कहा था, आप कितनी बार कहूँ ना यार, निशा मैंने पहले ही कहा था कि पुष्कराज सर का एसएम, अभी इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, पुष्कराज सर के एसएम को स्टार्ट करने में 1% भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इवन 1%। लेकिन अगेन यू आर कहीं ना कहीं क्वाइट हेक्टिक विथ योर स्केड्यूल, तो आई डू सजेस्ट यू, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड करवा दिए एप्लीकेशन पे,
तो आप रिकॉर्डेड देख के तो आप रिकॉर्डेड देख के उसको स्टार्ट करोगे, करेक्ट है। मैंने पहले ही कहा कि इतने सारे लेक्चर्स आप प्रैक्टिकली मैनेज नहीं कर पाओगे। मैंने करवा दिए हैं, मैंने करवा दिए हैं, करेक्ट है सर। ठीक है, मैं एक बार है ना वापस स्टाफ को कहूँगा कि करे, लेकिन बेटा अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उसमें अदरवाइज न सोचे, हमें स्टार्ट करने में 1% प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं पवन सर को कहूँगा कि उनकी आवाज़ क्लियर कर दे, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आप एसएम को रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट करो, रिकॉर्ड देखना स्टार्ट करो। मैंने कहा था पहले भी, अगर वीक में 5 डेज भी देखते हो, करेक्ट है, और 5 आवर्स, कितने देखते हो 5 आवर्स, तो भी ये सिर्फ 40 आवर्स का पोर्शन है। कितने आवर्स का पोर्शन है? 40 आवर्स का पोर्शन है। और काफ़ी 40 आवर्स का पोर्शन है, ओनली 40 आवर्स का पोर्शन है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। सेकंड मैं दूसरा कहूँ कि तो आप लोग इसको स्टार्ट करोगे। सेकंड, जो पवन सर जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ना, तो पवन सर के सारे टॉपिक मैक्रो लेवल टॉपिक हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसी बातें बहुत ही निग्लिजिबल है, कॉन्सेप्ट जैसी बातें बहुत ही निग्लिजिबल है। लेकिन मैक्रो टाइप टॉपिक मतलब क्या होगा, अभी समझो मेरी बात। अभी ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको, अभी इसमें देखो कोई कॉन्सेप्ट जैसी बात ही नहीं है। एक है नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज, नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज। अब इसमें क्या है पता है क्या, कि हमारे आईसीएसआई का मोटो क्या है, करेक्ट है, आईसीएसआई का मोटो क्या है। फिर इसमें ये लिखा होगा कि दुनिया की मतलब यूके में यूएस में आईसीएसआई है, तो वो कब इनिशिएट हुई है, करेक्ट है। हमारी कंट्री में आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था। हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब मुझे बताओ कब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर ये भी लिखा है आईएफआरएस कब स्टार्ट हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका चेयरमैन कौन है, उसका वाइस चेयरमैन कौन है। तो अब मुझे बताओ। और जहाँ पे है ना ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, ऐसे टॉपिक पढ़ाने में मुझे बड़ा बोर होता है, करेक्ट है। तो ये हार्डकोर थियरी है, और जितने भी टॉपिक्स वो पढ़ाएंगे उसमें हार्डकोर थियरी है। मैं पहले भी कहता हूँ कि इसको मैं पहले भी कहता हूँ कि आपको इन टॉपिक्स में क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स में कुछ नहीं करना है, आपको इन टॉपिक्स में सिर्फ ध्यान रखना है और थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शिवांगी करी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट भी कर दिया है एसएम का, वेरी गुड। तो इसीलिए दोस्तों मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, और मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाने में, यू वोंट बिलीव, जो फेस टू फेस बैच में टाइम लगता था उससे डबल टाइम लग रहा है। जो हम फेस टू फेस बैच में जो टाइम लेते थे ना, उससे डबल टाइम लग रहा है। और मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पे ऐसा करवाया ही नहीं है मैंने आपको ऐसा कभी करवाया नहीं कि कॉन्सेप्ट भगा भगा के पढ़ा दिया कि चलो पोर्शन कंप्लीट करना है तो उसको भगा भगा के पढ़ा दो। तो दोस्तों आई होप यू डू अंडरस्टैंड। इसीलिए दिमाग में कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करोगे। नंबर 1, एसएम के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दोगे प्लीज़। एंड पवन सर जो मैक्रो टाइप्स, मैं अभी क्या करूंगा, उनके सारे टॉपिक से लिस्ट बना रहा हूँ। आज रात को बैठ के मैं और पवन सर दोनों साथ में बैठने वाले हैं, तो बैठ के सारे टॉपिक से, मैंने बोला था मंडे को आपको प्लानिंग दे दूंगा, तो पवन सर के ये टॉपिक्स रहेंगे और मेरे वाले ये टॉपिक्स रहेंगे। तो आपको मैं इसके साथ कंपेयर करा दूंगा स्टडी मटेरियल के साथ। और दूसरी चीज़, कोई भी गलती से भी सीएमए का स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोशिश या सोचने की भी, मतलब सोचे ना कि हमें स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल इतना थर्ड क्लास क्वालिटी का है, और उसके अंदर उतनी सारी अननेसेसरी अनवांटेड ऐसी बातें लिखी हुई हैं। बहुत बार मैं और पवन से भी डिस्कस करते हैं ना, हम भी सोचते हैं कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है। इसीलिए किसी के दिमाग में ये सोच भी आती है ना कि हमें इसका स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए सीएमए का, तो सोच को रोक लेना, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, अभी आपका जो सीएमए का जो ड्राफ्टिंग है ना,
आपका जो सीएमए का जो ड्राफ्टिंग है ना, तो उसका जो सीएमए का जो ड्राफ्टिंग है, सीएमए का जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत वियर्ड है। उसमें कंपनी लॉ भी है, उसमें टैक्सेशन भी है, उसमें ऑडिट भी है, उसमें अकाउंट्स भी हैं, उसमें कॉस्टिंग भी है, उसमें एफएम भी है। अब मुझे बताओ, इन्होंने एक ही सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट्स डाल दिए। बिल्कुल दीक्षा बोली मैंने 3 दिन पहले ही स्टडी मेट से पढ़ना चालू किया। दीक्षा बंद कर दे, स्टॉप कर दे। तो उन्होंने एक ही सब्जेक्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट डाल के रखे हुए? 6 सब्जेक्ट डाल के रखे हुए। तो बताओ 6 सब्जेक्ट डाल के रखे हुए तो कितनी खिचड़ी बना के रखी है? कितनी खिचड़ी बना? कंपनी लॉ अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% पोर्शन डाल के रखा हुआ है। अब मेरा तो उनसे फाइट यही है, इंस्टीट्यूट को कहना यही है कि अगर आपको कंपनी लॉ इसमें डालना था तो फिर उसको अकाउंट नाम दिया ही क्यों? उसको अकाउंट नाम दिया ही क्यों ना आपने? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला ही क्यों? तो आई थिंक मतलब है ना, लीव इट अपार्ट। बट आई पर्सनली बिलीव कि उन लोगों को भले वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग प्रेसिडेंट लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको इतना नहीं समझ में आता है कि एक करेक्ट स्टडी मेटेरियल का ड्राफ्टिंग क्या हो सकता है, एक करेक्ट सब्जेक्ट का ड्राफ्टिंग क्या हो सकता है। मुझे अगर आपको अकाउंट्स पढ़ाना, अकाउंट्स जैसी कोई बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें अमालगमेशन वाला टॉपिक होना चाहिए था, मर्जर वाला टॉपिक होना चाहिए था, एक्विजिशन वाला टॉपिक होना चाहिए था। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो आपको रियली प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आने वाले हैं, नहीं कैसे पढ़े बताइए? दीक्षा कह रही है कैसे पढ़े बताइए। दीक्षा ये क्या हो गया? एक मिनट, एम आई विजिबल? मैं दिख रहा हूं क्या आपको? दीक्षा कैसे पढ़े बताइए, उसका ये इसका मतलब क्या हुआ? दीक्षा यार मुझे एक चीज बता दीक्षा, क्या हमने पूरी नोट्स के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ दीक्षा, आई थिंक मुझे लग रहा है काफी स्टूपिड क्वेश्चन था ये, इट्स वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। क्या मैं 1000 बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं कि टैक्समैन के एमसीक्यूज, मैं 1000 बार नहीं 1,00,000 बार कह चुका हूं कि टैक्समैन के एमसीक्यूज, जब भी आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करने का मन करे, करेक्ट है, आप टैक्समैन के एमसीक्यूज उठा के सॉल्व करो। उसमें थियरी भी है, उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें थियरी भी है, उसमें प्रैक्टिकल भी है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर बेटा। यहाँ पे दीक्षा मुझे लग रहा है कि अब तक तो फिर तूने मेरे से सीखा ही क्या है? अब तक तूने मेरे से सीखा ही क्या है फिर? आई होप यू गेट माई पॉइंट बेटा। तो टैक्समैन के एमसीक्यूज मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूं कि टैक्समैन के एमसीक्यूज, टैक्समैन के एमसीक्यूज, टैक्समैन के एमसीक्यूज। उसके बाहर और दूसरे जो मैंने क्लास की नोट्स दी हैं वो आप अगर इतना भी कर लोगे ना, टैक्समैन के एमसीक्यूज प्लस क्लास नोट्स, ये तो भाई समझ लो आप 95 95 100 स्कोर करके आओ, 95 स्कोर करके आ जाओगे। करेक्ट है, 90 95 स्कोर कर सकते हो, 90 95 स्कोर कर सकते हो। तो मुझे बताओ क्या अब इससे ज़्यादा चाहिए क्या आपको? क्या इससे ज़्यादा चाहिए क्या? मुझे बताओ। मैं यही कह रहा हूँ और डे वन से यही समझा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम बेवकूफ़ की दिमाग पे अगर ये बातें जाती नहीं है तो मैं कैसे समझाऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपको अभी इश्यू ऑफ शेयर्स रिवाइज करने का मन कर रहा है तो क्या करोगे? करो, वहां से स्टार्ट कर दो, थोड़ा रिवाइज करो अपने हिसाब से। करेक्ट है, थोड़ा अपने हिसाब से रिवाइज करो, उसके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से करना होता है यार, इसी तरह से करना होता है, इसी तरह से करना होता है। करेक्ट है, रोशनी एकदम कहा सर, मैं बस आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही टेक्सटमैन के एमसीक्यूज हैं पढ़ रही हूँ, उसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए जी स्टार्ट करो, अभी बहुत टाइम जाएगा। अच्छा तो मुझे बताओ शेयर्स वैल्यूएशन में, शेयर्स वैल्यूएशन में एक तो आती है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एक तो कौन सी आ जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और दूसरा आ जाता है एसेट बैकिंग मेथड, तीसरा आ जाता उसी को नाम, उसी का ही नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का ही नाम क्या है? एसेट बैकिंग मेथड है, उसी का ही नाम क्या है? आपका नेट एसेट मेथड। क्या नाम है उसका? नेट एसेट मेथड। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। शेयर्स वैल्यूएशन में एक और है मेथड, यील्ड वैल्यूएशन। क्या कहते हैं? यील्ड वैल्यूएशन में एक आता है अर्निंग यील्ड मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, वापस रिपीट नहीं करूंगा बेटा। चलिए जी, अभी कोई आगे पीछे वाली बात नहीं करते। एक आता है अर्निंग यील्ड मेथड और दूसरा आ जाता है डिविडेंड यील्ड मेथड। एक आता है अर्निंग यील्ड मेथड, दूसरा आता है डिविडेंड यील्ड मेथड। तो अब इसका डिस्कशन जो कि मैं बाद में करता हूँ आपके साथ, पहले बात कर लेता हूँ इसकी बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? एसेट बैकिंग मेथड की बात कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सी मेथड है यार, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही
आपको सिखाया था कि नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिखाया था। ये बैलेंस शीट है, करेक्ट है, ये बैलेंस शीट है। क्या यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, लिखना स्टार्ट करोगे? हाँ है। यहाँ पे मशीनरी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे डेटर्स है, यहाँ पे बीआर है, यहाँ पे कैश है। ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख है, ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख है। तो ये कितना हो गया? 9 लाख। कितना हो गया आपकी टोटल एसेट्स? 9 लाख की हो गई, ठीक है जी। ये कितनी आ गई आपकी? 9 लाख की टोटल एसेट होगी। क्या जितनी टोटल ऑफ एसेट्स हैं क्या उतनी ही टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ होती है? मुझे बताओ फास्ट। क्या जितनी टोटल ऑफ एसेट्स टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ होती है? हाँ होती है। अब यहाँ पे मान लो बिल्स पेएबल है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यू जस्ट अप्लाई और कॉमन सेंस एंड यू टेल मी। ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यू जस्ट अप्लाई और कॉमन सेंस टेल मी, क्या ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ है? करंट लाइबिलिटीज़ मतलब क्या? जिसका पेमेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर होने वाला है या होता है, तो मुझे बताओ उसे करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो क्या इसका पेमेंट क्या विद इन एन अकाउंटिंग ईयर करना पड़ता है? क्या क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स है, क्या इनका भी पेमेंट क्या विद इन एन अकाउंटिंग ईयर होता है? क्या बिल्स पेबल हमारे ये बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स की वजह से ही जनरेट हुआ है, क्या इसका भी पेमेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर होता है? हाँ होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स सिखा चुका हूँ, कैश फ्लो में सिखाया है मैंने कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या ये भी एक लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? क्या उसको भी क्या विद इन अकाउंटिंग ईयर पे करना पड़ेगा? हाँ पे करना पड़ेगा। तो ये भी तो ये सब करंट लाइबिलिटीज़ हैं। सब कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स यू कैन अज्यूम 50,000, यहाँ पे आई वुड से 20,000, यहाँ पे आई वुड से 30,000, और यहाँ पे अगेन आई विल से 2 लाख रुपीज़। कितना है? 2 लाख रुपीज़। तो ये कितना हो गया? टोटल मिला के 3 लाख। अच्छा, मैं डिवेंचर लिखूँ, डेट लिखूँ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखूँ, चलेगा? मैं डिवेंचर लिखूँ, टर्म लोन लिखूँ, डेट लिखूँ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखूँ? देखो ये सब की मीनिंग एक ही होते हैं। आप डिवेंचर बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे डेट बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे टर्म लोन बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताओ। बॉन्ड बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या अंडरस्टूड दिस वेरी वेल? तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 3 लाख रुपीज़ की है। तो बताओ कितना हो गया ये? 3 to 5 एंड दिस विल बी 4, नहीं 6 हो गया, 6 हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। चेक करो 9 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, करेक्ट है। 8 + 1 9। निधि बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बैलेंस शीट बनाई है बेटा, तो उसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं। निधि बेटा तो तेरे को समझ में आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से। मुझे बताओ, इक्विटी यहाँ पे पर शेयर 10 रुपीज़ का है, तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दो तो क्या 10,000 हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? मुझे बताइए, क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या 10,000 हो जाएंगे? हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी। निधि बेटा मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बैलेंस शीट ही बताई है, तो इसलिए कोई कितनी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, इसलिए टेंशन मत ले। वापस कल बोलने जाऊँगा बेटा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट को वापस ही बोल सकता हूँ ना बेटा, ऐसा करें, ठीक है बेटा? तो मैंने बस बैलेंस शीट ही समझाइए, तो जो सब समझ में आता ही होगा कि ऐसा है, तो तेरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा बेटा, ठीक है? तो दोस्तों मुझे बताओ, एक मिनट, क्या इक्विटी कौन होते हैं? कंपनी के रियल शेयर होल्डर्स, कंपनी के रियल ओनर्स। प्रेफरेंस कौन होते हैं? प्रेफरेंस कौन होते हैं मुझे बताओ? प्रेफरेंस कौन होते हैं? कंपनी के प्रेफरेंशियल ओनर्स, प्रेफरेंशियल ओनर्स होते हैं। क्या इक्विटी का कंपनी की एसेट्स पे राइट है? क्या इक्विटी का कंपनी की एसेट पे राइट है? क्या इक्विटी का, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है बेटा, और क्वेश्चन इसी एक्सपेक्टेशन के साथ पूछा है कि ताकि आप रिस्पॉन्स करोगे,
क्या इक्विटी का कंपनी की एसेट में राइट है? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। इक्विटी का कंपनी की एसेट में राइट नहीं है, नहीं है। हम ये कहते हैं कि इक्विटी का, हम क्या कहते हैं, इक्विटी का कंपनी की एसेट में रेसिडुअल इंटरेस्ट है। इक्विटी का कंपनी की एसेट में रेसिडुअल इंटरेस्ट है। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या? अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताना, सिंपल सी बात बताना कि मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, करेक्ट है? मुझे पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। अगर आपको अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है तो आप क्या करोगे? अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है तो बताओ आप क्या करोगे? बैलेंस शीट दे के रखी है तो ऐसे मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, हाइपोथेटिकली मान लो, मैंने बोला हाइपोथेटिकली, इमेजिनरी, मान लो ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो क्या ये सारी एसेट्स बिकेगी? बताओ फास्ट, क्या सारी एसेट्स बिकेगी? जल्दी से बताओ, रिस्पॉन्स करो फटाफट। क्या ये सारी एसेट सोल्ड आउट होगी? हाँ सोल्ड आउट होगी। तो क्या इससे ये सारी एसेट सेल होगी? सेल होगी तो कौन सी प्राइस पे होगी? बुक वैल्यू पे होगी कि मार्केट वैल्यू पे होगी? वो बुक वैल्यू पे होगी कि मार्केट वैल्यू? अगर सारी एसेट सोल्ड आउट होगी तो कौन सी वैल्यू पे होगी? ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू पे होगी, ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू पे होगी, करेक्ट है? तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि 9 लाख की एसेट्स का अगर इसको आज बेचने जाएंगे तो 15 लाख मिल सकता है। चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिख देता हूँ, 20 लाख मिल सकता है। कितना मिल सकता है? कि अगर ये 9 लाख की एसेट्स को अगर आज हम सेल करने जाएंगे तो हमें कितना मिल सकता है? हमें मिल सकता है 20 लाख। कितना मिल सकता है? 20 लाख। क्या आप मेरी बात से अग्रीड हो? क्या आप मेरी बात से अग्रीड हो? मुझे बताओ फास्ट। डू यू अग्रीड विथ माई पॉइंट? डू यू अग्रीड विथ माई पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम एसेट्स की वैल्यू लेंगे तो उसकी बुक वैल्यू लेंगे कि मार्केट वैल्यू लेंगे? जब भी हम एसेट्स की वैल्यू लेंगे तो उसकी बुक वैल्यू लेंगे कि मार्केट वैल्यू लेंगे? ऑफकोर्स मार्केट वैल्यू लेंगे। तो मुझे बताओ सर, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेना कि बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेना कि आपकी बुक वैल्यू ही क्या होगी? आपकी मार्केट वैल्यू होगी। शुभम अग्रवाल, बहुत ही झंडुबाम जैसा क्वेश्चन था बेटा। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज होती है ना वो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होती है, करेक्ट है? बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज होती है ना शुभम बेटा, वो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होती है। क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचने जाएगा घनचक्कर इंसान, क्या 1 लाख का 5 लाख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मुझे बता। ये मशीनरी बेचने जाएगा तो हो सकता है 2 लाख का 1 लाख हो जाए। क्या ये इन्वेस्टमेंट बेचने जाएगा तो हो सकता है कि 1 लाख का 4 लाख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मुझे बता फास्ट, जल्दी से बता। शुभम, क्यों इतना कॉमन सेंस नहीं अप्लाई कर पाते हो? शुभम अग्रवाल जल्दी से बता फटाफट। शुभम अग्रवाल जल्दी से बता, क्या इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट? तो फिर इतना 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 फालतू क्वेश्चन कैसे आता है दिमाग में बेटा? इतना फालतू क्वेश्चन कैसे आता है दिमाग में? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल? तो मैं कह रहा हूँ कि 9 लाख की एसेट का, 9 लाख की एसेट्स का क्या 20 लाख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ऑफकोर्स मिल सकता है। तो जब भी हम एसेट्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे, जब भी हम एसेट्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो बताओ कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? उसकी मार्केट वैल्यू। लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो मान लेना कि बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। तो मुझे बताओ कि अब ये एसेट्स को अगर बेचने जाएंगे आज तो क्या 20 लाख मिल सकता है? मिल सकता है। तो जो 20 लाख आया उस वो पूरा 20 लाख का इक्विटी वाला लेके जाएगा। अच्छा, इक्विटी को क्या क्या बिलोंग करता है? क्या इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ये दोनों बिलोंग करता है? मुझे बताओ फास्ट। दोनों बिलोंग करता है। ये पूरा 20 लाख का इक्विटी वाला लेके जाएगा। ये भी यार कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता है। तो मुझे तो इक्विटी वाला लेके चला जाएगा। नहीं नहीं, क्या इक्विटी वाला लेके जाएगा? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। सबसे पहले क्या ये इन थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है क्या उनको देना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनको देना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनको देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पहला नंबर लग गया करंट लाइबिलिटीज वालों का। तो बताओ कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, बुक वैल्यू की पेबल वैल्यूज? ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए हमें उसकी। जैसे मैंने एसेट के केस में कहा बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू, तो आपने कहा मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो आप मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो कौन सी लोगे आप? बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू मान लोगे। अब मैंने लाइबिलिटीज के केस में कहा बुक वैल्यू लोगे कि पेबल वैल्यूज लोगे? आप बुक वैल्यू लोगे कि पेबल वैल्यूज लोगे? आप बुक वैल्यू लोगे, आप बुक वैल्यू लोगे कि पेबल वैल्यूज लोगे? मुझे बताओ सर ये पेबल वैल्यूज क्या होती है? अरे यार अगेन कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस। क्रेडिटर्स को हमें, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें टाइमली पेमेंट करना था लेकिन हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए। उससे क्या हुआ कि बैंक ने ये 2 लाख रुपीज़ पे हम पे पेनल्टी चार्ज कर दी 20,000 रुपीज़ की। तो अब मुझे बताओ कि अब बैंक को अब
2 लाख पे करना है कि 2,20,000 पे करना है। हमें टाइमली पेमेंट करना था बैंक ओडी का, लेकिन वो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस वजह से बैंक ने क्या कर दिया, उस पर 20,000 की पेनल्टी चार्ज कर दी, फाइन चार्ज कर दिया, जो भी चार्ज करना है, इंटरेस्ट बोल दो, जो बोलना है बोल दो, तो चार्ज कर दिया। तो यू जस्ट टेल मी नाउ वन थिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट की बुक वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 लाख है, लेकिन उसकी पेबल वैल्यूज कितनी है दोस्तों? क्या उसकी पेबल वैल्यूज क्या 2,20,000 है? तो दोस्तों हमें कितना पे करना पड़ेगा? 2,20,000 पे करना पड़ेगा। तो जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट की जब आप यहां से वैल्यू माइनस करोगे, तो वो कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? क्या उसकी बुक वैल्यू माइनस करोगे कि उसकी पेबल वैल्यूज माइनस करोगे? अप्लाई योर कॉमन सेंस इन, यू टेल मी, फटाफट अप्लाई योर कॉमन सेंस इन, यू टेल मी, जल्दी से क्विकली आंसर करोगे। अब आपकी कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे, आप उसकी बुक वैल्यू माइनस करोगे कि पेबल वैल्यूज माइनस करोगे? ऑफ कोर्स पेबल वैल्यूज माइनस करेंगे। तो मान लो अभी इन दिस सिचुएशन यू जस्ट अज्यूम, तो टोटल मिला के करंट लायबिलिटीज कितनी है, टोटल मिला के देख लो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एंड 1, 3 लैक्स। तो मान लो कि उसकी पेबल वैल्यूज है 3,50,000, कितनी है? 3,50,000 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेबल वैल्यूज पे 3,50,000, ठीक है जी। अब बताओ 20 लाख में से क्या 3,50,000 क्या करंट लायबिलिटीज वालों को दे दिया? तो बताओ बचेगा कितना? क्या 16,50,000 बचेगा? क्या 16,50,000 अभी भी रिमेनिंग है? क्या ये भी इक्विटी वाला लेके चला जाएगा? नहीं भाई नहीं। क्या अभी भी आपको नहीं लगता है कि ये नॉन करंट लायबिलिटीज वालों को देना है? तो ये 3 लाख उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन उसको देना था 3 लाख ऐसे मान के चलो, उसको देना था 4 लाख रुपीज। तो क्या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज भी माइनस होगी? और वो भी कौन सी वैल्यू से? पेबल वैल्यू से। तो क्या 4 लाख हम देंगे? अब झंडूबाम जैसा क्वेश्चन रेज मत करना, सर 4 लाख क्यों देंगे? अरे हो सकता है कोई इंटरेस्ट पे करना बाकी हो सकता है कोई लेट पेमेंट पे कोई पेनल्टी हो, देयर माइट बी एनीथिंग ना, देयर माइट बी एनीथिंग। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे ये। तो क्या 3 लाख का 4 लाख के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो अब बताओ कितना बचा, कितना बच गया? क्या 15,50,000 बच गया? बताओ क्या ये 15,50,000 भी क्या इक्विटी वालों का है? मुझे बताइए, क्या ये 15,50,000 भी क्या इक्विटी वालों का है? मुझे बताओ। नहीं, ये भी इक्विटी वालों का नहीं है ये, हाँ अच्छा गलत लिखा है, सॉरी 12,50,000, ये गलत लिखा है, हाँ 11,50,000 आएगा। कितना आएगा? 11,50,000। मुझे बताओ क्या ये 11,50,000 भी क्या इक्विटी वालों का है? नहीं भाई नहीं, अभी भी ये प्रेफरेंस को देना बाकी है ना, अभी भी किसको देना बाकी है? ये प्रेफरेंस को देना बाकी है। तो क्या प्रेफरेंस को उसका 1 लाख दे देंगे? हाँ, लेकिन कौन सी वैल्यू पे देंगे ये बताओ मुझे, कौन सी वैल्यू पे देंगे? प्रेफरेंस को उसका 1 लाख देंगे तो उसको पेबल वैल्यूज पे देंगे ना। तो बताओ पेबल वैल्यूज, हो सकता है कि कुछ डिविडेंड देना बाकी था उनको, डिविडेंड अरियर्स में था, डिविडेंड देना बाकी था, तो 50,000 का डिविडेंड देना बाकी था, 50,000 का डिविडेंड। अच्छा ये 12,50,000 है, सॉरी ये 12 लाख, सॉरी हाँ ये कितना है? ये 12,50,000, सॉरी भाई सॉरी, हाँ ये 12,50,000 है। ओके जी, तो डिविडेंड देना बाकी था 50,000 का। तो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर को जो देना है क्या वो 1 लाख उसकी पेबल वैल्यूज आएगी? उसमें 50,000 का, उसको 50,000 का डिविडेंड भी देना बाकी है। तो बताओ उसकी पेबल वैल्यूज कितनी आ जाएगी? क्या 1,50,000 आ जाएगी? हाँ जी 1,50,000 आ जाएगी। तो 1,50,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो बताओ बचेगा कितना? तो बताइए फटाफट कितना बचेगा जी, कितना बचेगा जी, जल्दी से बताओ। तो क्या 11 लाख रुपीज़ बच जाएगा? तो ये जो 11 लाख रुपीज़ बचा, क्या आपको नहीं लगता है जो बचा कुचा है वो इक्विटी का है? क्या आपको नहीं लगता है जो बचा कुचा है वो इक्विटी का है? मुझे बताओ। और बचे कुचे को कहते हैं रेसिडुअल। तो बताओ इक्विटी का एसेट्स पे राइट है कि उसका रेसिडुअल इंटरेस्ट है? इक्विटी की डेफिनेशन अगर आपको आपके छोटे भाई बहनों को, आपके सिबलिंग्स को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सोसाइटी के बच्चों को सिखाना है, तो इक्विटी की डेफिनेशन क्या होगी? बताओ इक्विटी की डेफिनेशन क्या होगी? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी नेट एसेट ऑफ द कंपनी, इन दी नेट एसेट ऑफ द कंपनी, इन दी नेट एसेट ऑफ द कंपनी, इन दी नेट एसेट ऑफ द रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो ये जो 11 लाख रुपीज है ना, हम उसको क्या कहते हैं? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। टोटल एसेट्स नहीं, टोटल एसेट्स में से ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है वो नेट। टोटल एसेट्स में से सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या हो जाता है?
आ, आ, जो सब कुछ माइनस होने के बाद जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? नेट एसेट। तो मुझे बताओ, इक्विटी का नेट एसेट में नहीं, इक्विटी का क्या कंपनी की एसेट्स पे राइट है कि उसका रेसिडुअल इंटरेस्ट है उसकी नेट एसेट में? क्या ये टर्म्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही? क्या अच्छी तरह समझ में आ रही? क्या मुझे बताओ फटाफट, ये समझ में आया क्या? खत्म, खत्म। आपकी फर्स्ट वाली मेथड खत्म। उसको क्या कर दो, अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो। आप क्या कर दीजिए उसको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 करो, तो क्या 10,000 क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे? क्या हाँ 10,000 हो जाएंगे। तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मुझे बताओ फास्ट, कितना आ रहा है मुझे बताइए फटाफट, कितना आ रहा है जल्दी से। 11 लाख को 10,000 से डिवाइड करो, 110। तो ये जो 110 है ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई मुझे बताओ फास्ट। ये नेट एसेट क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्री? खत्म, आपकी मेथड नंबर 1 खत्म, आपकी मेथड नंबर 1 खत्म होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी? तो आप मेरे साथ साथ क्या कर रहे थे बेटा, मैं जब बता रहा था लिखने की बात? अब बोलो लिखने दो करके, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी चलता है लिखने दो करके, ऐसा थोड़ी चलता है। ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो ना, व्हाई नॉट। दीक्षा बोल रही है कि हम रिलायंस की बैलेंस शीट से क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी करेक्ट तरीका नहीं है। जनरली ये तरीका उन कंपनीज में ज़्यादा अप्लाई होता है जो आने वाले टाइम में वाइंड अप होने वाली है, लिक्विडेट होने वाली है। आपको लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले 2-3 साल में बंद हो जाएगी, इसीलिए उसको लिक्विडेशन अप्रोच भी कहते हैं। कौन सा अप्रोच कहते हैं? क्या रिलायंस क्या आने वाले 2-4 सालों में बंद होने वाली है क्या? क्या रिलायंस क्या आने वाले 2-4 सालों में क्या बंद होने वाली है क्या? मुझे बताओ दीक्षा। तो ये कंपनी के लिए, रिलायंस कंपनी के लिए ये तरीका अप्लाई करना सही नहीं होगा। पता नहीं, हाँ मुस्कान बोल रही है पता नहीं। मुस्कान बेटा, मुस्कान बेटा, मुझे भी पता नहीं बेटा क्या होगा तेरा, है क्या होगा तेरा मुझे भी पता नहीं। कुछ भी पॉसिबल है, मुस्कान कह रही कुछ भी पॉसिबल है। मुस्कान कुछ भी पॉसिबल है, सही बात है। ये भी पॉसिबल है बेटा कि मैं आपके बैच के बाद पागल बन जाऊं और मैं पूरा ब्लेम तेरे पे करूं कि मुस्कान कश्यप की वजह से पागल बन गया। बता क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं, मुझे बता, है बता मुझे फटाफट बता, क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं? हाँ ये भी पॉसिबल है बेटा, ये भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है बेटा, हाँ कुछ भी पॉसिबल है बेटा, तुझे बोले ना। हाँ अच्छा, शिवानी ने बहुत ही बेकार बात कही है कि यूनिक एकेडमी बंद हो जाए, ये भी पॉसिबल है। शिवानी अब से यार तेरे से बात नहीं करूंगा यार, ठीक है तेरे से बात नहीं करूंगा आपसे, बस हो गया, खत्म। तूने तो मुझे रुला दिया, हाँ तूने ऐसी बात कर दी जो दिल पे ठोकर लग गई। ओके चलिए जी। आ, नहीं 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 शिवानी, अब तेरे से बात नहीं करनी बेटा, बस हो गया, हाँ खत्म, अब खत्म। मैं जा रहा हूँ, जरा रोक के आ रहा हूँ। आ गया, मैं रोक के आ गया बेटा, हाँ मैं रोक के आ गया। चलिए जी, चलिए जी। हाँ हाँ शिवानी ने बड़ी बेकार बात कर दी आज यार, हाँ। कौन सा चैट दिखाऊं? ये ले, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो हो गया बेटा ये आपका खत्म, आपका फर्स्ट मेथड तो खत्म। बोले बड़ा सूखा रोते हो, बड़ा सूखा रोते हो। अब आप बच्चों के सामने अगर एक 25 साल का नौजवान रोए तो कितना बेकार लगेगा, है। इसीलिए थोड़ा बाहर जाके थोड़ा रो के आया, आग बाग पोछ के आ गया, ठीक है, तो कितना बेकार लगेगा आप मुझे बताओ। आप बीच बीच में क्यों चले जाते हो, आप बीच बीच में क्यों चले जाते हो, गौरव पूछ रहा है। सही बात है। फिर
मैंने कहा था रिलायंस बंद हो जाएगा, है शिवानी? है शिवानी, मैंने कहा था रिलायंस बंद हो जाएगा? हाँ, मैंने तो कश्यप को डांटा था ऊपर से ऐसा ऐसा बोलने पे। चलिए जी, शुभम पांचट पूछ रहा है कि 25 साल का कौन है? हैं? ये लिवाइस की टी शर्ट किसने पहनी मुझे बताओ? लिवाइस की टी शर्ट किसने पहनी मुझे बताओ? लिवाइस की टी शर्ट किसने पहनी मुझे बताओ फटाफट। हाँ, अच्छा। क्या एक वेदिका ने कहा, सर इतना भी अच्छा मजाक मत किया करो कि हंसी भी नहीं आती है। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही पुअर जोक्स ही मारता हूँ बेटा, है ना? मैं ऐसे पुअर जोक ही मारता हूँ। वेदिका, वेदिका, वेदिका ने कहा है कि इतना भी अच्छा मजाक मत किया करो कि हंसी भी नहीं आती है। वेदिका, मैं ऐसे पुअर जोक्स ही मारता हूँ, ठीक है? हैं? हाँ, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। हाँ, वेदिका, चलिए जी। दोस्तों बस बात यही थी। अच्छा, अब मुझे बताओ, याद से बताना, याद से। हाँ, याद करके बताना। जब भी हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो बताओ, नॉन ट्रेडिंग एसेट को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नॉन ट्रेडिंग एसेट को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताओ। वेदिका तू मुझे बताएगी, हैं? वेदिका बोल रही क्या फालतू जोक मारते हो, हैं? वेदिका, तूने वापस रुला दिया, तूने वापस रुला दिया, तूने मुझे वापस रुलाया। नॉन ट्रेडिंग एसेट कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताओ। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। ओके दोस्तों, नॉन ट्रेडिंग एसेट एक्सक्लूड तभी करना, नॉन ट्रेडिंग एसेट को एक्सक्लूड तभी करना जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। शुभम 5 मिनट पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, हाँ, जब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना भाई, नॉन ट्रेडिंग एसेट। मुझे बताओ यार, तुम जब एक कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आप जब इक्विटी मतलब ओनर की रेसिडुअल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने जाते हो तो क्या नॉन ट्रेडिंग एसेट को क्या एक्सक्लूड करके जाओगे? भाई नॉन ट्रेडिंग एसेट भी तो उसी का ही है, उसी का ही है। नॉन ट्रेडिंग एसेट तो उसी का ही है भाई, वो भी तो उसका है ना भाई। इन्वेस्टमेंट उसका नहीं है क्या, मुझे बताओ? इन्वेस्टमेंट उसका नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है यार। तो ये एक्सक्लूड तब होता है जब आप कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कौन सी कैलकुलेट करते हैं बेसिकली? वी कैलकुलेट ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं बेसिकली? वी कैलकुलेट ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसीलिए वहां पे ये एक्सक्लूड किया जाता है, इसीलिए नॉन ट्रेडिंग एसेट को एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन नेट एसेट की डेफिनेशन में इसको एक्सक्लूड मत करना, ठीक है जी? ओके जी, सर समझ में आ गया जी। लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगी, कौन सी एसेट होगी? अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगी तो मुझे बताओ क्या करोगे? अगर कोई फिक्टिशियस एसेट मतलब इमेजिनरी एसेट, मतलब लॉस। ये तो बेसिकली लॉस है यार, ये तो लॉस है। बताओ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट में पुराने जमाने में कंपनीज एक्ट 1956 में वो एसेट साइड पे आता था, अभी भी लिखा जाता है बहुत बार। पुराने जमाने के, हमारे इंडिया में क्या होता है ना, पुराने जमाने की बातों को, पुराने जमाने के लोगों को, पुराने जमाने के लोगों को, पुराने जमाने के लोगों को क्या, हाँ, नहीं कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी इंडिया में क्या है ना कि पुरानी बातों से ज़्यादा प्यार होता है। तो 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा होता था, क्या होता था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता था। बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखता है ना, बिकता है ना, तो ये काय की एसेट? ये तो लॉस। एसेट में लिखा, एसेट में लिखा उसका मतलब क्या हुआ? इससे पैसा मिलेगा बेच के, इसके पैसा मिलेगा बेच के, उससे पैसा मिलेगा बेच के, तो उससे थोड़ी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस थोड़ी बिकता है
नहीं बिकता है तो लॉस है, तो लॉस को तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। ओनर के लिए तो नुकसान ही हो गया ना, ये एसेट में लिखा तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन उससे पैसा तो मिलने वाला है नहीं, जिससे पैसा नहीं मिल, आपके पास ऐसे जमाने की बाइक है, अब वो बिकने नहीं वाली है, बिक के 1 भी रुपया मिलने वाला नहीं है, आपके पास है लेकिन फिर भी आपका लॉस ही तो है, आपका लॉस ही तो है। मुझे बताओ फटाफट। सर आप चैट मत देखो, आपका फोकस हट रहा है। करेक्ट, सही बात। तो मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? तो हम, अच्छा ये बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये पुराने ज़माने में कहाँ आता था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पुराने ज़माने में आता था बैलेंस शीट एसेट साइड पे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पुराने ज़माने में आता था बैलेंस शीट एसेट साइड पे। तो मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पे आता था, लेकिन क्या ये दिखता है? ना। ये बिकता है? ना। तो ऐसी एसेट को हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस, इमेजिनरी। ये तो लॉस है, तो इसको माइनस करो, उसको माइनस करो। मुझे बताओ, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी पुराने ज़माने में कहाँ पे आता था? ये आता था आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, लेकिन न दिखता है न बिकता है, तो ऐसी एसेट को तो लॉस कहा जाता है। फिक्टिशियस, इमेजिन, देखो फिक्टिशियस और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में डिफरेंस है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, 3G 4G 5G लाइसेंसेस, ये सब इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है जो दिखती नहीं लेकिन बिकती है, विच यू कांट सी बट यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, बट यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो भाई फिक्टिशियस तो बाय डिफॉल्ट माइनस करोगे, तो जो आपको जो समझना था ना वो मैंने समझा दिया, जो आपको जो समझना था मैंने समझा दिया। मैंने यहाँ पे एक बात है ना आपको नहीं समझाई थी, जो अभी मैं समझा देता हूँ। मुझे बताओ, आपको नहीं लगता है कोई भी एसेट अगर बिकेगा, सर कोई भी बिजनेस की अगर हम वैल्यूएशन, कोई भी कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करने जाएंगे, कोई भी कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन करने जाएंगे, करेक्ट है? तो ये जो 11 लाख रुपीज आया वो क्या था? ये जो 11 लाख रुपीज आया, दैट वाज नथिंग बट नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट वाज नथिंग बट, अरे यार दीक्षा यार बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछा यार। बोलता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। दीक्षा, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको बिलोंग करता है? दीक्षा ने पूछा है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस मुझे लग रहा है कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बताते जा रहा हूँ कि किसको बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है। दीक्षा, तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे दिमाग में आ सकते बेटा? तो ये इक्विटी को बिलोंग करता है ना, तो उसको भी माइनस कर दूं क्या? उसको भी माइनस कर दूं क्या दीक्षा बेटा? दीक्षा कह रही कि उसको माइनस क्यों नहीं किया आपने? आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर नाउ। उसको माइनस नहीं करते बेटा, उसको माइनस नहीं करते, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, ये 11 लैक्स क्या है? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें हम क्या करेंगे पता है? ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। मान के चलो 4 लैक्स आ रही है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, और ये जो आएगा ये 15 लैक्स को फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो ये कितने थे हमारे? 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हमारे? 10,000 है। तो अब जो आएगा दैट विल बी 150 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। सर आपने ये गुडविल, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये गुडविल क्यों ऐड किया? कोई जो थोड़ा स्मार्ट नहीं, जो प्रोएक्टिव बच्चा है वो तो समझ ही गया मेरी बात को, करेक्ट है। शुभम बोल रहा है पानी पी लो, आवाज सही हो जाएगी। हाँ, मुझे बताओ क्या अगर आप अपना बिजनेस बेचने जा रहे हो, नहीं, पहले मुझे बताओ, क्या गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स? बताओ फास्ट, क्या गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स? तो आपको नहीं लगता है कि आज अगर आप आपका बिजनेस बेचने जा रहे हो तो आप फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को डिमांड करोगे? मुझे बताओ फास्ट।
आ, क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे गुडविल को ऐड करना चाहिए? क्या मुझे गुडविल को ऐड करना चाहिए? मुझे बताओ फटाफट, क्या आपको नहीं लगता मुझे गुडविल को ऐड करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो जब गुडविल को ऐड करूंगा तब जाके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द करेक्ट नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करूंगा। तो क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट वाली बात हो सकती है। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है मैं आपको सिखा चुका हूं, और कुछ भी नहीं लिखा है तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करके उसको ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो। आ जाओ क्वेश्चंस पे, कम बैक टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ जल्दी से। उसी में कंटिन्यूएशन है, वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, वही वाला टॉपिक है। मुझे पेज नंबर बता दो, मुझे आप पेज नंबर बताओगे। कृतिका तू हर बार क्यों पेज नंबर मुझे पूछती है? क्या तू पढ़ाई खुद तू पढ़ाई नहीं करती है क्या कभी? है तो मुझे पूछ लेती है। 152 नहीं 112 सॉरी, 112 ओके, उसमें देख लेते हैं। बिगिनिंग से देखना है। बिगिनिंग में देखो एक इलस्ट्रेशन बिगिनिंग से देखना है, बिगिनिंग से इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, तो उसमें इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ। नहीं रुक जाओ, 6 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इलस्ट्रेशन 11 बिगिनिंग से कंटिन्यू, पहले स्टार्टिंग से देखना है इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 स्टार्टिंग से देखना है। अगर कृतिका तुझे इतना भी नहीं समझ में आता है कि इलस्ट्रेशन को स्टार्टिंग से देखना है, और स्टार्टिंग से देख के जो इलस्ट्रेशन 11 आता है वो वाला इलस्ट्रेशन 11, और मुझे बता दो पेज नंबर कौन सा आया। शुभम अग्रवाल बोल रहा है कि इस एज पे आप सीटी बजाते हो, आपको अच्छा लगता है क्या? शुभम अग्रवाल, लग रहा है कि तुझे तेरा रोस्टिंग करने का वापस मन हो रहा है शुभम अग्रवाल? लग रहा है कि तेरा रोस्टिंग वापस होना चाहिए। रुक जा तू रुक जा। पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 बिगिनिंग से देखना है। इनिशियली जो है ना, बिगिनिंग से जो है ना, उसको कितनी बार बोलूं इशिता बेटा, बिगिनिंग से देखना है। तो बिगिनिंग से 1 2 3 4 के बाद जो 11 आता है ना वो वाला, तो बताइए। पेज नंबर 102, बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002 शोड द फॉलोइंग पोजीशन। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 20 लाख है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवर शुभम, बच्चे तुझे कह रहे हैं कि शुभम झंडू बाम, इस उम्र में तू सेंटर में जो करता है क्या वो शोभा देता है क्या? तो आप तो फिर भी ठीक हो सर। हाँ ठीक है जी, हाँ चलिए जी, फालतू टाइम पास हो जाएगा। शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, और क्या दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेटर्स, स्टॉक इन हैंड, प्लांट, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 5 years बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन। मुझे तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट जो दिया है, क्या वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है? क्लियरली मेंशन किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 4,10,640, 7 lakhs, 850, 9 lakhs, ठीक है जी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 6,000 हैज़ बीन चार्ज फॉर ईच ईयर, 60,000 हैज़ बीन चार्ज फॉर ईच ईयर। मतलब कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 60,000 का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। 60,000 का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हैज़ बीन चार्ज, मतलब ऑलरेडी चार्ज, ठीक है ना? ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज मियरली एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब चार्ज हो तो चार्ज करना ही चाहिए था ना, तो चार्ज करना ही चाहिए था, तो आपने चार्ज कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स वेर एज फॉलोज। बताओ नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए आप एसेट्स की कौन सी वैल्यू लोगे?
एसेट्स की कौन सी वैल्यू होगी? ये इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 11 है, पेज नंबर 102 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल वाले टॉपिक में। निधि जी, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स दी है तो आप कौन सी वैल्यू लोगे? क्या उसकी मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे क्या? टैक्सेशन में भी कंसीडर एट 50%। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्या एनवाईपी दे के रखा है 5 इयर्स और सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इंडिकेट अजम्पशंस इफ एनी क्लियरली। चलिए जी फटाफट बताओ। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूँ? क्या सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर ले? क्या सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर ले? मुझे बताओ फास्ट। क्या हम गुडविल कैलकुलेट करें? मुझे बताओ फटाफट। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर ले जी। हाँ जी, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल कैलकुलेट कौन सी मेथड से करेंगे? क्या सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे? हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए जी, तो बताओ डेटर्स की कौन सी वैल्यू लोगे? ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू दिया है तो मार्केट वैल्यू लेंगे। क्या डेटर्स की कोई मार्केट वैल्यू दे के रखी है? नहीं दिया है तो मान लेना कि बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। नहीं दिया है तो मान लेना कि बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। बताओ स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड की मार्केट वैल्यू दे के रखी है। यस, तो स्टॉक की मार्केट वैल्यू दे के रखी है तो कितना है ये? 15,50,000। क्या प्लांट की मार्केट वैल्यू दे के रखी है? बेटा मार्केट वैल्यू दे के रखी है तो मार्केट वैल्यू ही लेंगे ना बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो बताओ मार्केट वैल्यू कितनी दे के रखी है प्लांट की? 10,40,000। क्या हमारे पास फैक्ट्री प्रीमाइसेस की मार्केट वैल्यू दे के रखी है? यस, 12,83,000। तो बताइए कोई अच्छा कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट दिख रहा है ना? कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है ना? तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो क्या ये हमारी टोटल एसेट्स हो जाएगी? तो कितना आ रहा है ये जी? बताइए फटाफट। किसी ने बताया? कोई प्रोएक्टिव बच्चा है ही नहीं। जीत आया कि नहीं आया? जीत, जीत आया कि नहीं आया? आजकल तो जीत भी आंसर नहीं करता है। मुझे तो सारे बच्चों के नाम भी याद रह गए, सारे बच्चों के नाम भी याद रह गए। हाँ, 43,73,000। मुझे बताओ इसमें से क्या लेस करोगे? हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हम कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेस नहीं करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हम कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेस नहीं करते हैं। हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेस कभी भी नहीं करते हैं। पर क्वेश्चन में चेक करो, क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है? दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो काम ही खत्म। तो बताओ क्या प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे? ऑफ कोर्स यस, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे। ऑफ कोर्स यस, कितना माइनस करेंगे? 5 लाख। क्या हम यहाँ पे क्रेडिटर्स माइनस करेंगे? यस जी, क्रेडिटर्स माइनस करेंगे। ऑफ कोर्स यस। क्या हम बैंक ओडी माइनस करेंगे? या श्योर श्योर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, लेकिन अगर कोई डिबेंचर होता, कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज होती, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता तो माइनस करते कि नहीं करते? तो माइनस करते कि नहीं करते? विधि बेटा, लव यू बेटा, ठीक है बेटा। तो हम माइनस करते कि नहीं करते मुझे बताओ? हम माइनस करते कि नहीं करते मुझे बताओ? अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता, कोई डिबेंचर होता, कोई डेट होता, तो माइनस करते कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते। वेरी वेरी गुड, नहीं करते। लेकिन अगर नेट एसेट कैलकुलेट करना होता तो सब कुछ माइनस करते, इक्विटी के अलावा सब कुछ माइनस कर देते, इक्विटी के अलावा सब कुछ माइनस कर देते अगर नेट एसेट कैलकुलेट करना होता तो। लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है तो छोड़ो, काम खत्म। तो बताओ ये कितना आया? माइनस करके कितना है मुझे बताओ फास्ट। माइनस करने के बाद 31,73,000। क्या ये कैपिटल? अच्छा एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, क्या ये क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही है? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या वही आपकी नेट एसेट है? मुझे बताओ फास्ट। ऐसा होता नहीं है लेकिन यहां पे हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही नहीं दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या यहां पे जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या उतनी ही आपकी नेट एसेट है? क्या उतनी आपकी नेट एसेट है? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, उतनी हमारी नेट एसेट है। तो खत्म, आपका काम तो खत्म हो गया। तो ये ले लो आप, कर लो। पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय NRR। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 31,73,000 मल्टीप्लाई बाय NRR कितना दिया हुआ है दोस्तों, NRR दिया हुआ है 10%। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। तो बताओ आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,17,300 3,17,300। दिस विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है जी। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट क्या, हाँ आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल हर साल के प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करो, फिर उसका एवरेज ले लो, या तो सबका टोटल करके एवरेज लेके फिर टैक्स माइनस करो। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मुझे बताओ मैथमेटिकली आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहले ये टोटल कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का टोटल कर दीजिए फटाफट। मैं ऐसे लिखूं चलेगा क्या, देखो ज़्यादा समझ में, ज़्यादा फटाफट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,10,000 प्लस 6,40,000 प्लस 7 lakhs प्लस 8,50,000 प्लस 9 lakhs डिवाइडेड बाय 5। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, कितना आ गया बताओ फास्ट। क्या 7 lakhs आया? दोस्तों मैं वापस बोल देता हूं आपको कि आप इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट में से भी टैक्स माइनस करके उसका एवरेज ले सकते थे, आप एक साथ कंबाइन करके भी माइनस करके अब टैक्स माइनस कर दो, आंसर वही आता था। इसीलिए आप मेरा दिमाग प्लीज खराब नहीं करोगे, ठीक है। इसमें से टैक्स माइनस करो तो मुझे बताओ क्या होगा, ये क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, तो 3,50,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज पैट आ गया ना डायरेक्टली, क्या आ गया आपका एवरेज पैट आ गया। तो कितना आ गया 3,50,000, टैक्सेशन 50% है। अरे यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पैट कैसे फाइंड कर सकता हूँ, स्मार्ट वर्क करना चाहूँ तो मैं पैट कैसे फाइंड कर सकता हूँ। क्या पीबीटी को क्या 1 - t से मल्टीप्लाई कर दूँ? जो थोड़ा प्रोएक्टिव बच्चा है वो तो इस तरह से सोचेगा। तो क्या पीबीटी को क्या डायरेक्टली मैं क्या 0.50% से 1 - टैक्स रेट का 50% है, सौम्या राय तेरे लिए क्या ये आंसर 3,50,000 आएगा? मुझे बताओ, क्या आप इतना भी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो कि ऐसे करो या ऐसे करो? इट्स बेसिकली स्मार्ट वर्क। आप कल चल के फाइनेंस की दुनिया में जाओगे तो ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई नहीं करता है। दे जस्ट डू लाइक दिस ओनली, दे जस्ट डू लाइक दिस ओनली। बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? मुझे बताओ फटाफट। तो ये पैड आ गया आपका 3,50,000, खत्म ना। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो सॉल्यूशन देखेगा वो पछताएगा, जिसको सॉल्यूशन देखने की आदत है ना वो पछताएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,50,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या 3,17,300 है, 3,17,300। तो बताइए कितना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 32,700। यू जस्ट टेल मी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ जाएगा 32,700 इंटू कितना हो जाएगा जी बताओ फास्ट, कितना होगा बताओ फटाफट, कितना होगा जी। एनवाईपी कितना दिया है 5 years, तो ये कितना हो गया 163,500, 163,500। मुझे बताओ क्या हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही है, हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही थी क्या, मुझे बताओ फटाफट। हाँ जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या उतना ही हमारा नेट एसेट है, हाँ उतना ही हमारा नेट एसेट है 31,73,000, 31,73,000। बताइए 31,73,000, क्या उसमें हम गुडविल को ऐड कर देंगे? लॉजिक समझ में आया होगा गुडविल ऐड क्यों करते हैं। क्या 163,500 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड बाय क्या कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बताओ ऐड करने के बाद कितना आया जी फास्ट, ऐड करने के बाद कितना है मुझे बताओ फटाफट 33,36,500।
33,36,500, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दिए मुझे बताओ फटाफट। 20,000 बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। तो दिस विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो कितना आया 166.825। ये करेक्ट है ना प्राची? अब सब बच्चों ने बताया, मैंने वैसे लिखा हुआ है बेटा, अब मुझे नहीं पता है, कोई वैल्यूज तो गलत नहीं दी ना आप लोगों ने मुझे। 166.825 सारी वैल्यूज करेक्ट है ना? प्राची सब बच्चों ने बोला करेक्ट है बेटा, तो मैं अभी इसमें वैल्यूज मैंने नहीं लिखी बेटा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। दिस इज व्हाट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अरे देवेश यार, देवेश मुझे बता, चल तू एक काम कर देवेश, एक काम कर, इसी क्वेश्चन से नेट एसेट कैलकुलेट कर ले। तो क्या डेटर्स 55 लाख आएगा कि नहीं आएगा? देवेश ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक कैसे हुआ। देवेश मेरे दोस्त, क्या डेटर्स 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता फटाफट। स्टॉक 15,50,000 आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता फटाफट। क्या प्लांट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या टोटल मिला के 43,73,000 होगा कि नहीं होगा? उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो तुझे नहीं लगता है? अच्छा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई माइनस करना था ना, कोई जर्नलिज्म माइनस करना था ना? मैंने पहले ही कहा था निधि, सॉल्यूशन देखा इसीलिए क्वेश्चन आया। करेक्ट है, मैंने पहले ही कहा था। और मैंने इस पे भी, हाँ तो एक सेकंड पहले मुझे बता, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये 31,73,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तो हमारा नेट एसेट भी है। अब निधि ने वापस क्वेश्चन पूछा, सर मैनेजर रिम्यूनरेशन भी तो दिया है ना, उसका कुछ नहीं करेंगे? निधि ध्यान कहाँ था तेरा? क्या मैंने मैनेजर रिम्यूनरेशन पे डिस्कशन किया था कि नहीं किया था? निधि तेरा ध्यान कहाँ था, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? मैं अभी है ना ऐसे हर क्वेश्चन को इग्नोर करूंगा जो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आते हैं। देवेश का क्वेश्चन थोड़ा जायज था, लेकिन फिर भी मैंने वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, मैंने बता दिया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड, और देवेश तेरा भी ध्यान नहीं था उस टाइम पे जब मैंने बताया था, तब ध्यान नहीं था तेरा कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट दोनों एक ही है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है। करेक्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, दोनों एक ही हैं, और सेकंड, मैनेजर रिम्यूनरेशन ऑलरेडी डिडक्ट हैज बीन चार्ज, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो उसको वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है। विधि बेटा, विधि ने पूछा था, किसने पूछा था मुझे नहीं पता, किसने तो क्वेश्चन पूछा था, निधि ने पूछा था। निधि, मैंने इस पे भी डिस्कशन कर लिया था बेटा, इस पे डिस्कशन कर लिया था। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, तो अब क्या कर सकते हैं? ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी है ना सीए में यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वी विल क्विकली मूव टुवर्ड्स एफएम। करेक्ट है, मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ रीनेमिंग कर लेता हूँ। नो ब्रेक, कोई एक 1 आवर 15 मिनट से ब्रेक की जरूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ 45 मिनट्स का लेक्चर लेना है, इसलिए ब्रेक की जरूरत नहीं है। साथ में खाते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, मैं भी कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए, खाते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, नो ब्रेक।